जाते हैं। लेकिन प्रदीप जी, ये अगर हम बात करें कि साउथ में, दक्षिण में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है लोकसभा में, वहां से उनको सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा सीटें तभी कारगर होंगी अगर हिंदी बेल्ट में, जिसको हिंदी की पट्टी बोला करते हैं, हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं, आई हेट दैट वर्ड पट्टी, हिंदी बेल्ट जो है, वहां पर अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंध लगेगी, वरना नहीं होगा। You need to do well in the Hindi belt. Sir, I am even, the myth that is being created that Congress has the entire South itself is, No, not true, not true. No, it's not. Except Kerala, आपने 15 सीट जीते हैं. Karnataka, you had the same situation where BJP won all the MPs. And it was under a Congress government. And KCR will not align with you. Yes. YSR will not align with you. So where are you? Tamil Nadu, you are the mercy of DMK, Junior Stalin. Stalin. So where is the Congress? When you say you are powerful in the South, where are you? You have a presence. That way you have a presence all over the country. Congress has a presence pan-India. It's the only party. Sir, it's the only party which has an office. You have not capitalized on that. You have not capitalized. No, you cannot say that Kejriwal's victory is your victory. You cannot say YSR's victory is your victory. The Congress has a presence. You cannot say KCR's victory is your victory. The Congress has a presence in every village, in every panchayat, in every zilla, in every district, in every city, in every state. Yes. That is because of the hard work done by congressmen in the last 139 years. Now, you can't wish that away. But my point is, what took 139 years to build is slowly being destroyed right in front of our eyes. And you need a special talent to do that. Now, let's ask Mr. Suresh Chandra Rajhans. I think he's from the Congress and he's with us right now. Suresh Chandra Rajhans ji, namaskar. नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बड़े दिनों के बाद आप जुड़े हमारे साथ, क्या नाराज थे सर, क्या हो गया? हम देख रहे हैं फेसबुक पर संघर्षण का। सर चल रहा। आप हमारे साथ नहीं जुड़ रहे थे, क्या बात है, किसी ने मना किया था क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। मुझे कांग्रेस पार्टी ने एक नई जवाबदारी दी है जी। मुंबई में स्लम जो डिपार्टमेंट है, हमारा स्लम सेल डिपार्टमेंट है, उसका मुंबई का अध्यक्ष बना हूँ। तो प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा बिजी था सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ उस प्रोग्राम में आप असल में गरीबों की मदद करेंगे, आप असल में गरीबों के साथ खड़े रहेंगे, असल में जो झोपड़पट्टी वासी हैं उनको आप इंसाफ दिलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा होगा। जी सर, एब्सोल्युटली। तो धारावी में आप धारावी के जो भी रेजिडेंट है, स्थानीय नागरिक वहाँ के जितने भी हैं, आप उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको आप इंसाफ दिलाएंगे। सुरेश चंद्र राजन जी। जी सर, जी सर। तो अगला मोर्चा आपका कब है सर धारावी में? मोर्चा तो सर 4 तारीख के आसपास एक मोर्चा होने जा रहा है। कहाँ पे? जो कहाँ पर? धारावी का इश्यूज लेकर ना, वहाँ पे एक मोर्चा होने जा रहा है। लेकिन सर बेसिकली आइडिया ये है कि मैं मुंबई के स्लम सेल डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बनने के बाद हम लोगों का ये संकल्प है कि मुंबई में 60% से ज्यादा लोग स्लम एरियाज में रहते हैं। जी, रहते हैं। और इन लोगों के कई सारे इश्यूज है, जिन इश्यूज के ऊपर काम, केवल स्लम में रहने वाला इंसान का घर का ही प्रश्न नहीं है, उसके हेल्थ का इशू है, उसके एजुकेशन का इशू है, उसके नाली का है, गटर का है, रास्ते नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अभी 40% बढ़ाई जिसके ऊपर आपने आवाज उठाने का काम किया था। इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर मुंबई कांग्रेस का स्लम सेल डिपार्टमेंट जो है रास्ते पे उतरकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करेगा। जबरदस्त प्रदीप जी। और सुरेश चंद्र जी, ऑलरेडी 55% to 60% हमारे जो लोग हैं वो स्लम में रहते हैं मुंबई में, खासकर मुंबई में। और हमको याद है बजाज साहब हमेशा बोलते रहते हैं 2009 में और उससे पहले भी आपने पूरे मुंबई स्वीप किए थे। कांग्रेस ने हर असेंबली सीट, हर एमपी सीट यहाँ के आपने लिए थे अपने पास। तो एक वक्त आ चुका कि पूरे महाराष्ट्र में आपको कुछ कर दिखाना है तो मुंबई से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। और ये स्लम सेल जो है लोगों को घर दिलाने के लिए, लोगों को अपना हक दिलाने के लिए, अपने जो छत है, जो मोदी साहब बोलते हैं कि छत सबको, तो आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोर्शन है, आप इनको जागरूक कर पाए तो आप आधा काम कांग्रेस के कर पाओगे और कांग्रेस को जबरदस्त रिजल्ट होगा 2024 में। सुरेश चंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आपने सही कहा है, क्योंकि मुंबई ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और सालों साल मुंबई ने यहाँ से मतलब बड़ी ताकत के साथ लोगों का काम भी किया है और लोगों ने कांग्रेस को भर भर के प्रेम दिया है।
एक समय ऐसा था कि मुंबई के सारी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीता करते थे। तो वक्त आ गया है कि फिर से मुंबई के घर घर में जाके, स्लम में जाके लोगों की जो मुश्किलें हैं उसको समझ लेके उस मुश्किलों को, उन सवालों को सुलझाने के लिए लोगों के साथ आंदोलन किया जाए। सरकार की जो इन स्लम ड्वेलर्स के बारे में जो गलत नीति है, उस गलत नीति के ऊपर आवाज उठा के लोगों के मन में एक विश्वास निर्माण करने का काम हम लोग करेंगे। आपने देखा होगा कि मुंबई में कई सारे ऐसे स्लम्स एरियाज हैं जहां पर बिल्डरों ने 10, 12, 15 साल पहले लोगों के साथ एग्रीमेंट किया है, लोगों को ट्रांजिट में शिफ्ट किया है, लेकिन 10-10, 12-12 साल पूरा होने के बाद भी आज भी वो स्लम डेवलपर्स को उनके हक का घर मिला नहीं है। ऐसे लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनका मकान दिलाने के लिए, उनका घर दिलाने के लिए कांग्रेस का स्लम सेल डिपार्टमेंट रास्ते पे उतरकर आंदोलन करेगा और सरकार की ये जो गलत नीति है उसके खिलाफ भी डटकर सामना करेगा। सर जी, सुरेश चंद्रराजन जी, हाँ प्रदीप जी आप कुछ बोल रहे थे। ये कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये 10 साल जो है, जो बीजेपी कह रहा है कि डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये 10 साल में हमने पूरे देश को ट्रांसफॉर्म किया, बीजेपी का कहना है। राहुल गांधी जी का कहना है कि ये 10 साल अन्याय काल था, अन्याय हो गया है, लोगों में अन्याय का एक वातावरण है और लोगों के हक के लिए राहुल गांधी जी ये जोड़ो यात्रा शुरू कर दिया है। बार बार राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि अन्याय हुआ 10 साल, चाहे वो महिला हो, महिला शोषित हो गए हैं, जो ट्राइबल है ट्राइबल के खिलाफ अन्याय हुआ है, जो गरीब है, किसान है, उनके खिलाफ अन्याय। तो ये संघर्ष यात्रा से क्या 53 से 272 प्लस हो जाएगा? सुरेश चंद्र जी, ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देखो सर, ये जो कैलकुलेशन, जो फिगर आप गिना रहे हैं ना, हाँ, ये फिगर मतलब 250 हो गए, 300 हो गया, 400 हो गए, एक अलग बात है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल के सुनहरे सपने इस देशवासियों को दिखाए थे, लेकिन पूरा देश देख रहा है, देश का आम आदमी देख रहा है कि पिछले 10 साल में लोगों को अन्याय ही अन्याय भुगतना पड़ा है। और आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो के माध्यम से राहुल गांधी जी की ये जो यात्रा निकली है, और उस यात्रा में जो हमारे जो स्तंभ है या जो 5 मुख्य उसके आधारशिल है, उसमें क्या है कि हमारा न्याय की लड़ाई के 5 जो स्तंभ है, उसमें युवाओं को न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय, ये जो हमारे फाउंडेशन है इस यात्रा के, इन सारे मुद्दों को लेकर हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम में देश के सामने एक सुनहरा अवसर है ऐसा समझते हैं। और इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम इन 5 मुद्दों को लेकर और कई सारे आम आदमी के जिंदगी के सारे सवाल लेकर देश के सामने उजागर करने का काम करेंगे। लेकिन ये तो बताएं सुरेश चंद्र राजन जी, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन नीतीश कुमार जी तो टूट गए, वो जुड़े नहीं है सर आपके साथ। भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कांग्रेस तो जोड़ने का काम करती है सर, नीतीश कुमार जी तो टूट के चले गए, ये क्या हो रहा है? ये नीतीश कुमार, राजू जी, नीतीश कुमार का आप भूतकाल देखोगे या नीतीश कुमार का नेचर देखोगे तो नीतीश कुमार के रग रग में इस तरह का दल बदलू या पलटू की जो भूमिका है वो बसी हुई है। ये नीतीश कुमार वही नेता है जिन्होंने कहा था कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह से जान लीजिए। ये देश के और बिहार की जनता को इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट करके बताया था। और उसके आगे जाके इस देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह जी ने कहा था कि मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन आज सिचुएशन क्या है सर? पूरा देश देख रहा है कि इनके जो पलटू और ये अवसरवादी इनकी जो भूमिका है, इस भूमिका को लेकर देश अवगत हो चुका है और ये जनता इन Is he getting a call? Is Mr. Suresh Chandra Rajan getting a call or is he? He's got the All right. So we have been told it's a network issue. We but could see that. सुरेश चंद्र जी सर बोल रहे हैं कि but you know somewhere you need to find reasons within yourself. आप कह रहे हैं कि ममता बाहर गई, नीतीश कुमार चले गए, केजरीवाल मान नहीं रहा है, And even as far as Mr. Akhilesh, कुछ और बोल रहे हैं, and even as far as Pradeep ji, even as far as Akhilesh Yadav ji is concerned,
he himself is not very happy with the way Congress is behaving, even though he keeps saying कि हम इंडिया अलायंस में हैं, लेकिन जहाँ तक के सीट शेयरिंग का प्रश्न है, he is not very happy. He says दो सीट ले लीजिए, एक अमेठी की सीट और एक रायबरेली की सीट, और क्या है आपके पास? Sir, I think the whole thing is clear. Congress had focused that हम let us focus on ourselves. That's right. अब कहाँ इनके पीछे घूमते रहेंगे सीट एडजस्टमेंट के लिए, जो होगा वो. And they have done, as you said, they have done the right thing. They have done the right thing. These are all your votes. Mamata Banerjee is your vote. So YSR is your vote actually. KCR is your vote. Sharad Pawar ji is your vote. आप जिधर जाओ ये सब, ये टुकड़े आप ही के जनरल्स थे ना, ये आप ही के जागीरदार थे, ये सब अपने खुद के जागीर लेके बैठ गए. तो it is better from your own. The Congress was like the Mughal Empire. Yes. And when the Mughal Empire became weak, Awadh separated, Exactly. Bengal separated, That's what exactly happened. the Deccan separated. Yes, yes. राजस्थान के ऊपर आपका कंट्रोल रहा नहीं. बिल्कुल सर. इनफैक्ट उनके बारे में ये कहा जाता था, जो एम्परर शाह आलम थे, हाँ. कि भाई शाह आलम की जो जागीर है, कहते सल्तनत शाह आलम या दिल्ली ता पालम, मतलब शाह आलम की जो सल्तनत है वो लाल किले से लेकर दिल्ली से लेकर के सिर्फ पालम एयरपोर्ट तक है, जहां पर पालम है, बस वहीं है. अब वहीं पर आप सिमट कर रह गए हैं, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा. और उसमें अगर बीजेपी जीतती है, वैसे भी बीजेपी जीतने वाली है प्रदीप जी. मेरा तो ये कहना है, कांग्रेस को तो ये कैलकुलेट करना चाहिए ना, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है. भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी पार्टी को बढ़ाइए, कोई हारता है तो हारे. आखिर कर प्रदीप जी आप देखें, किसी के मन में क्या कोई दया भाव थी कांग्रेस के लिए? Exactly. कि कांग्रेस जब हार रही थी, आपके सामने लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए और कैंडिडेट खड़े करके आपको हरवाया. तो आई थिंक द कांग्रेस, एज यू राइटली सेड, शुड फोकस ओनली ऑन इटसेल्फ. उसमें फ्रॉम 54, इफ दे आर एबल टू रीच एनीवेयर बिटवीन 90 to 100, आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक. 90 से 100 तक अगर वो पहुंच जाते हैं, आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक फॉर देम, एंड दे शुड देन प्लान फॉर 2029. जी प्रदीप जी. And exactly, you need to mobilize. You need to mobilize your जी. people. That is what exactly Rahul Gandhi is doing. जी. No, he thought इनके साथ बैठ के सीट अरेंजमेंट करके कुछ होने वाला नहीं है, because wherever they are powerful, they are saying you got no seats here. आप बात 300 सीट लड़ी है, हम उसमें सपोर्ट करेंगे. और जब ममता बनर्जी कह रहे हैं कि you fight 300 seats, we are going to support you. Except Bengal, where is her base? और अगर ममता बनर्जी बाहर जाकर के सपोर्ट नहीं भी करती हैं, तो क्या उखाड़ लेंगी? क्या exactly. क्या कर लेंगे आप? So, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अकेली लड़ती है और वहां पर आकर के टीएमसी उनका साथ नहीं देती है, तो आपके कितने वोट है वहां पे? 1, 2, 3, मतलब 3 वोट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, आपके कैंडिडेट को मिल जाए तो. मतलब ये क्या है? स्टैलिन कहां पर है? Where is he? Only in Tamil Nadu. Outside Tamil Nadu, and there he wants to fight maximum. I mean, वो तो है ही. So, as you said, it is the best thing to mobilize your own forces, mobilize your entire party, get them on board, mix around with them, which is rightfully doing Rahul Gandhi. अपने गाड़ी लेके बस में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में बैठ रहे हैं. और सबसे बड़ी बात क्या है प्रदीप जी, मेरी समझ में जो आ रहा है, डू वी हैव मिस्टर सुरेश चंद्र राजन बैक? आ गए कि नहीं आ गए भाई? कोई है क्या? आ गए. हाँ, सुरेश चंद्र राजन जी, आप नीतीश कुमार जी के भजन गा रहे थे, बड़े उनकी तारीफ कर रहे थे, जरा बताइए, बोलिए सर. वो 18 साल तक राज कर चुके हैं सर बिहार में, 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जिसमें से सिर्फ 3 साल आपके साथ रहे, 15 साल वो बीजेपी के साथ रहे. और बजाज साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार में ऐसा है कि किसको भी वोट दो बनेगा नीतीश कुमार. यही चल रहा है, किसको भी वोट दो नीतीश कुमार सीएम बनेगा, नीतीश कुमार जी बन जाएंगे मुख्यमंत्री. जैसे बाकी स्टेट में वोट जिस मर्जी को जाए, जीतेगी बीजेपी. जी बताएं. मैं वही तो बोल रहा था सर, नीतीश कुमार एक अवसरवादी नेता है, जो सत्ता के लिए उनके जो सिद्धांत है, उनकी जो विचारधारा है, ये साइड में रख के केवल अपना खुर्ची बचाने के लिए लोगों के साथ गठ. जी, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम अगेन. हैव वी लॉस्ट हिम अगेन? आई थिंक वी हैव लॉस्ट मिस्टर सुरेश चंद्र राजन अगेन, अनलेस ही इज गेटिंग अ कॉल. उनको टेलीफोन आ रहा है कि वी हैव लॉस्ट हिज नेटवर्क. अच्छा, वो बाहर है. अच्छा. लेकिन प्रदीप जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अपनी पार्टी को आप बढ़ाइए. Exactly. किसी का नुकसान होता है तो होता रहे, उसमें क्या है? आपका नुकसान किया है? इतना ज्यादा लोगों ने आपको 44 सीटों पर आके खड़ा कर दिया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से आप 54 सीट पर आए, उसमें से भी एक सीट चले गई, एक स्वर्गवासी हो गए आपके आदरणीय सामान्य लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे. अभी आपके पास 53 सीट है, 53 से आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 150 तक हम लोग कैसे आए. 150 तक आप आ नहीं पाएंगे. 100 तक अगर मैं समझता हूं प्रदीप जी, if the Congress is actually able to reach a 3-figure mark, it will be a huge victory for them.
it will be a huge victory. Even the Congress does not know how huge it will be. I know this will sound very disappointing to people, but that's the way it works. When you are working yourself up from the ground level up, even 100 seats is huge, is absolutely huge. And these 100 seats, I think, are going to come at the expense of the so-called India Alliance partners. That's what I think. That's what they fear also. That's what they fear. That the more the Congress goes, it's not going to affect the BJP, it's going to affect the regional parties. Because the regional parties are jagirdars of the same Congress. So you're going to revive yourself, the Congress revives itself, it is at the cost of the regional parties like Mamata Banerjee. All the breakaway KCR, factions, YSR. all the breakaway factions of the Congress. बिल्कुल सर, बिल्कुल. और यहाँ पर प्रदीप जी एक चीज अपने दर्शकों को याद दिलाना बहुत जरूरी है साहब. 3 स्टेट में, 4 स्टेट, 5 स्टेट में इलेक्शन हुई थी. 3 स्टेट में कांग्रेस हारी. किस किस में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में. तीनों स्टेट में जो कांग्रेस हारी है ना, वहां पे सबसे ज्यादा खुशी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स में थी. भारतीय जनता पार्टी में इतनी खुशी नहीं थी. क्योंकि मान लीजिए अगर कांग्रेस 4 स्टेट जीत जाती, हे महाप्रभु, फिर तो कांग्रेस को कंट्रोल करना, उन पर नियंत्रण करना, फिर नीतीश बाबू सोचते भी नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना. अगर ये 4 स्टेट कांग्रेस के पाले में चले जाते, अगर मान लीजिए राजस्थान जीत जाते, मैं कहता हूं 2 भी स्टेट चले जाते, और इफ दे हैड वन इन राजस्थान, इफ दे हैड वन इन मध्य प्रदेश, there is no way Mr. Nitish Kumar would have left the alliance that he was in right now and would have gone with the NDA. There would have been, I mean, there was not a chance that he would have done that. But it is because he perceived the Congress to be weak, he perceived the Congress to be not at all decisive, and he perceived a certain arrogance about the Congress. He said, fine, let's go back. Let's go back to where my political future is assured. क्योंकि प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, आपको याद होगा जेडीयू में हर जगह पर बगावत हो रही थी, लोग उनको छोड़ के जा रहे थे, उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनको सीधा साधा लग रहा था कि ये सब छोड़ करके बीजेपी के पास जा रहे हैं. दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड, वेल थैंक यू वेरी मच. अब बहाना, वो सर कन्वीनर ना कन्वीनर उसका तो बहाना है. हु वांट्स टू बी द कन्वीनर ऑफ अ लूजिंग प्रोपोजिशन? India Alliance is a losing proposition. Let's be very clear. They're not going to probably thought he will be declared the prime minister candidate on Sapna, because a weak Congress and a disunited front, they would put off, spur up a candidate that is like somebody like Nitish Kumar. Sapne dekhe. Nitish Kumar is very lucky that he was not declared the prime ministerial face of the India Alliance. If he had been, he would have been finished. I think he wouldn't have been able to win his own seat as far as Bihar is concerned. Are we getting Mr. Radhans back or aren't we? All right, we are not getting Mr. Radhans back. I think we'll be getting Mr. Mahmood Deshmukh of the Aam Aadmi Party very, very shortly. But as far as Mr. Radhans is concerned, I think Pradeep ji, Mahmood Deshmukh साहब और राजन साहब को जो अब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वही काम महमूद देशमुख साहब कर रहे हैं. पहले संभाल लेते हैं पूरे जी, पूरे स्लम्स को कोऑर्डिनेट करना, पूरे गरीब बस्तियों को जी ठीक करना. बस संघर्ष अपने खुद के बल पर कर रहे थे. लेकिन प्रदीप जी एक चीज तो है, सीधी सादी बात है, जहां पर कांग्रेस बोलती है कि वी डू नॉट डिवाइड, वी यूनाइट, यू आर नॉट एबल टू यूनाइट योर ओन एलाइज. सो हाउ कैन यू जस्ट ब्लेम दैट इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया? आपने धोखा देने क्यों दिया? आई मीन इट वाज टोटल योर मिसमैनेजमेंट दैट दीस पीपल हैव गॉन बैक. नाउ व्हेन राहुल गांधी सेड 68% is what we are targeting, this is anti-Modi votes and I am going to consolidate all the 68%. I mean, there should have been so much of meetings, interest taken by the Congress that we are a national party, and he should have sent his emissaries everywhere. टीम बना के इन नीतीश कुमार से मिलो, टीम बना के ममता दीदी से मिलो, टीम बना के YSR से मिलो, KCR से मिलो, जो भी है, CPM से मिलो, CPI. तो it had to be their initiative. And we found who's taking the initiative: Nitish Kumar and Sharad Pawar ji. Now Nitish Kumar comes to Mumbai and meets Sharad Pawar ji and he says we need to forge an alliance. And then Sharad Pawar ji and all come together. I mean, ये entire thing should have been begun with the Congress and they should have done it on war footing. सब जगह आपने. So finally, what's going to happen is, आप कुछ किए नहीं, लोग चले गए अपने काम और मुकाम लेकर. And आप ये बोल कि वो बेवफा निकले, वो बेवफा, ये भी बेवफा. सभी आप ही के साथ बेवफा क्यों निकलते हैं सर? हमेशा आप ही के साथ धोखा क्यों होता है?
ये भी तो सोचिए। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी एक चीज है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप जरा एक स्टेप आगे सोचिए ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शरद पवार जी जो हैं वो सिर्फ उनका ध्यान केंद्रित रहेगा महाराष्ट्र पे और उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। मतलब एज फार एज शरद पवार इज कंसर्न, इफेक्टिवली इट इज अ लॉस फॉर मिस्टर शरद पवार एज वेल, बिकॉज the India alliance as it exists right now, I'm not sure what it is, because unless and until, as has been stated so many times, the Congress-led India alliance makes an impression in the Hindi belt, you will not be able to defeat the BJP. क्योंकि बीजेपी की जो दक्षिण में सीटें हैं, they are not going to go down, वो तकरीबन उतनी रहेंगी। आपकी ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, आपको भी उतनी मिलेंगी। आपको याद होगा 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, तीनों में कांग्रेस की सरकार थी सर। एच.डी. कुमारस्वामी साहब थे, सपोर्टेड बाय द कांग्रेस इन कर्नाटका। नाउ माय पॉइंट इज, एट दैट टाइम द बीजेपी वन प्रैक्टिकली ऑल द सीट्स। आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? सीधी बात है। आज भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय संगठन है वो बहुत जबरदस्त है साहब। आपका स्थानीय संगठन कैसा है? मस्ट बी वेरी गुड, ऑल थैंक्स टू मिस्टर डी.के. शिव कुमार एंड मिस्टर सिद्धरामैया। बट व्हाट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जो आपका संगठन है आज की तारीख में वो ना के बराबर है प्रदीप जी। यूपी में वेयर इज द कांग्रेस? The Congress right now has its presence in Kerala and Punjab. In Kerala, there is no BJP. In Punjab, there is no BJP. So That's it. अब ठीक है हिमाचल में है, but you know These are very small states. small state and Even you- Punjab is a very small state. They only has 10 seats. Yes, yes. So 10 सीटों के लिए आप कितना लड़ लेंगे? बिल्कुल। How many resources do you want to, isolate only for a small state like Punjab or for Himachal Pradesh? What? Maximum, अभी पहले आपकी 3 के 4 सीटें हुआ करती थी वहां से, अभी ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें हो जाएंगी, 5-5 हो जाएगा। मतलब आम आदमी पार्टी को 5, आपको 5, या ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी स्वीप कर जाए वहां पे, जिस तरीके से भगवंत मान साहब वहां पे काम कर रहे हैं। I can understand why Mamata Banerjee has left. I can understand why Nitish Kumar has left and why other people. Why Kejriwal ji has left? Kejriwal ji किस लिए? Sir, it was a very generous offer. Pradeep ji, as far as I am concerned, Arvind Kejriwal gave a very generous offer to the Congress party, both in Delhi and in Punjab. In Punjab, Mr. Pratap Singh Bajwa of the Congress party laughed at the offer which was given by the Aam Aadmi party, and so did they in Delhi. But ठीक है, इसका मतलब दिल्ली में फिर बीजेपी आएगी और पंजाब विल बी ए क्लीन स्वीप फॉर द आम आदमी पार्टी। आप रहिए, आप ठंडन गोपाल रहिए, सीधी बात है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को आज पंजाब में कोई छू नहीं सकता साहब। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का, जहां तक लोकसभा का प्रश्न है, वहां पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगी प्रदीप जी। क्योंकि एमसीडी के जो चुनाव हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के जो चुनाव हैं वो आम आदमी पार्टी जीतती रहेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी जरा बदलनी पड़ेगी। खैर फिलहाल फ्रॉम द